चक्रवर्ती सम्राट अशोक का कोई तो काल ऐसा होगा कि पुष्पमित्र संज्ञा ने जब तक उसका पतन किया और उसके बाद में महंतों के हाथ में, पंडितों के हाथ में ये जगह गई और इस विवाद को बढ़ने नहीं देना है, इसलिए अंग्रेजों ने वहां पर कोई भी ठोस भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने उनके मंदिर परिसर और महाबोधि महाविहार के परिसर के अंदर में जो भंतेगण थे और उनके महंत लोग थे, उनके बीच में विवाद नहीं होने दिया और वहां पे हस्तक्षेप नहीं किया। हम लोग देखते हैं कि यहाँ आदरणीय भंते नागार्जुन सुरेश देसाई जी है। हम तो उनके आगे काफी छोटे हैं, क्योंकि नागपुर से पहली भूमिका लेने वाले और बोधा गया तक यहाँ से लाखों लोगों को, हजारों लोगों को लेकर जाने वाले वो परम पूज्य भंते जी थे। आज वो 90 साल के ऊपर है, पर उनका जो जज्बा है वो आज भी इंदौरा के, वो आज भी उत्तर नागपुर के, वो आज भी महाराष्ट्र के, और मैं कहूंगा कि संपूर्ण भारत के उन छोटे बच्चे में भी है, क्योंकि भंते जी आज भी बुद्ध गया को मुक्त करने की वो हिम्मत अपने पास में रखते हैं। पर शोकांति का कितनी बड़ी है कि समाज का युवा वर्ग, समाज का महिला वर्ग और समाज का पुरुष वर्ग उदासीन है। यहाँ पे आने वालों की संख्या भी ऐसी है कि चलो दोपहर में कुछ काम नहीं तो होके आ जाते हैं। इससे शायद ही तुम उस बड़ी भूमिका को निभा पाओगे कि हमें वो चीज क्यों चाहिए, वो हमें जगह क्यों चाहिए। हम लोग ये मांग कर ही नहीं रहे कि हमें वो जगह वापस दो, वो जगह ही हमारी थी तो तुम हमें वापस देने वाले कौन होते हो। ये हमारी भूमिका इस समाज में बोल गया मंदिर परिसर ये देनी चाहिए। दूसरा, ये लोग कहते हैं कि जो परिसर है वहां के जो चेयरमैन रहेंगे वो एक हिंदू कलेक्टर रहेंगे। अब मुझे बताइए कि जब आप भारत के संविधान की शपथ लेते हो तो आप हिंदू, बुद्धिस्ट, मुसलमान, सिख, ईसाई, सिंधी कलेक्टर होते हो क्या? आप इस देश के एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष कलेक्टर होते हो। कलेक्टर के साथ में एक पोस्ट आती है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की होती है, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काम होता है कि आपके परिसर में न्याय व्यवस्था सुरक्षा को बनाए रखना। इसमें कलेक्टर की पोस्ट बड़ी होती है, ऐसा संवैधानिक कानून उसको है। अगर कलेक्टर की पोस्ट को सादे परिभाषा में समझा जाए तो कलेक्टर सिर्फ इतनी पोस्ट है कि तुम्हारे इलाकों के सभी लोगों के जो कर है, जो आप टैक्सेशन दे रहे हैं, चाहे वो ऑयल का हो, चाहे वो एमएसपी का हो, उसका हिसाब सरकार को देना यही कलेक्टर का काम है। क्योंकि अंग्रेजों के समय में उसे कहा जाता था रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब आयकर अधिकारी उनका नाम था। आज हम लोग बहुत हवा बना देते हैं इन चीजों की कि कलेक्टर, आरटीएस वगैरह। ये बात हम समाज की ही गलती है कि हम लोगों ने किन्हीं पदों को बहुत बड़ा बना दिया है और अपने आप को छोटा बना दिया है। संविधान की परिभाषा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जब आपके पास में भूमिका हम भारत के लोगों की है, आप जिस दिन इस भारत की भूमि में पैदा हो जाते हो आपको सुरक्षा मिलती है, आपको अन्न मिलता है, आपको यहाँ पर निवारा मिलता है। तो आप किस हिसाब से कहते हो कि यहाँ पे कोई पद में बैठा हुआ एक ही बड़ा है? ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं मानता हूं कि जो बीटी एक्ट 1949 है, ये 1955 का जो हम लोग देखते हैं कि जिसको लागू किया गया, तो ये बिहार सरकार के अधीन है, ये केंद्र सरकार के अधीन ये मामला नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसमें चल रहा है, क्योंकि अगर वहां का लेजिस्लेचर इस मामले को, जैसे आप दीक्षा भूमि कमेटी की बात देखते हो या फिर और भी जो कमेटी है, ये राज्य सरकार के अधीन मामला है, ना कि केंद्र सरकार के अधीन मामला है। तो हमारा सबसे पहला सवाल, तो ऐसे विधायक वहां पे संसद, वहां के विधानसभा में आने की हम लोगों ने मांग करनी चाहिए कि जो बीटी एक्ट को फिर से रिव्यू करे। अगर ये लोग कहते हैं कि वहां पे कम्युनल हार्मोनी की जाति व्यवस्था का जो विभाग, जो जाति व्यवस्था है या वहां पे जो शांति व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी, तो मुझे बताइए कि महाबोधि बुद्ध गया टेम्पल जो है ये हमारा अशोक सम्राट जी ने बनाया है।
तो इसकी अधिपति भी सरकार की तभी है जब सरकार इसमें चाहे कि इसमें फंड आवंटन कैसे करना है। इसमें हमें देखना है कि महाबोधि महाविहार का जो पेड़ है और उसके बाजू के पास में जो मंदिर है उसकी रक्षा करने के लिए, उसके फंड अलोकेशन के लिए वो कमेटी का निर्माण वहां पे है। जब आपको 11 पेज के आगे पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। अब हमारी भूमिका यहां से क्या रहनी चाहिए इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पूरे देश में मामला चले गया है और हम लोग भले ही वो बोलते गया यहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर हो, पर इंदौरा में करने की क्या भूमिका है इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। क्या होगा कि हर जगह से जब हम लोग ज्ञापन देंगे, हर बुद्ध विहारों में जब हम लोग मीटिंग लगाएंगे और हर चौक पे जब इसके बारे में जनचेतना जगाएंगे तो ये मामला सिर्फ बुद्ध गया बिहार का मामला नहीं रहेगा, ये राष्ट्रव्यापी मामला बन जाएगा। क्या तमिलनाडु में तुम्हारे बुद्धिस्ट लोग नहीं रहते जिनको ये मामला, क्या उनको बुद्ध गया मंदिर नहीं चाहिए? क्या तुम्हारे लोग पंजाब में नहीं रहते? क्या तुम्हारे लोग अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहते? क्या तुम्हारे लोग गुजरात में नहीं रहते? तुम्हारे लोग हर जगह है, पर तुम अपनी मानसिकता को इतने सीमित बनाए हो कि महाराष्ट्र के महार और यूपी के चमार, रविदासी पंजाब के और जाटव अपने पश्चिमी यूपी के, इससे तुम लोग क्रांति कभी नहीं ला सकते, क्योंकि बुद्धिस्ट होना अपने आप में मानवतावाद की संकल्पना है मेरे दोस्तों। और मानवतावाद जिसके घर पे नहीं वो क्या महाबोधि महाविहार को मुक्त करने जा रहा है? अपने अंदर करुणा के भाव नहीं, और हम लोग मांग कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार को हम लोग प्राप्त कर देंगे। घर से करुणा की शुरुआत नहीं, और हम लोग कहते हैं कि देश में फूले शाह अम्बेडकर के विचार हम लोग लाने जा रहे हैं। इससे शायद हम लोग 4, 5, 15, 1 महीना सरकार के ऊपर में कुछ प्रेशर बना पाए, पर तुम्हारे समाज का प्रेशर इस संवैधानिक भूमि पे 365 दिन उस सरकार पे रहना चाहिए। तब मैं मानता हूं कि तुम्हारी जीत इस भारत को कोई नहीं रोक सकता। इस महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की बात जो हम लोग कह रहे हैं, तो हम लोगों ने ऐसी भी भूमिका निभानी चाहिए कि नागपुर से एक जत्था रवाना हो और बिहार में उस जगह पे जो वहां पे हमारे जितने भी लोग, जितने भी भ्रष्टाचार विदेशों से आके वहां पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनका हमें समर्थन करना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दो कि आज से 1, 1.5, 2 साल बाद भी हम लोग लड़ाई जीते और हमारे मरने के बाद भी इस कार्य को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 13वीं सदी से जो पतन शुरू हुआ और आज भी तुम खोदोगे तो गौतम बुद्ध की तुमको सब यहाँ पे चीजें मिलना चालू करेंगी। तो इसका कारण क्या है? ये बहुत बड़ा कारण है, हम लोग को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग अपनी चीजों का जतन नहीं करेंगे तो आने वाले 100 साल बाद ये मामला शायद हमारी पीढ़ियों के सामने नहीं रहेगा कि महाबोधि महाविहार को किस हिसाब से मुक्त कराया गया था और हम लोगों ने उस समय क्या भूमिका ली गई थी। अपने बच्चों को भी इस बारे में बताइए और सबसे पहले तो खुद भी जानिए कि 4 जो वहां पे हिंदू समाज के महंत वहां पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में है या वहां पे अपनी राज्य सत्ता रखते हैं, तो हमें तकलीफ भी नहीं है कि हम लोग कहते ही नहीं कि तुम हिंदू हो या तुम महंत हो या तुम उच्च जाति हो। हमें कहना है कि हमारे बुद्ध ये मानवतावादी थे, विज्ञानवादी थे, फिर तुम बुद्ध गया के परिसर में कर्मकांड की भूमिका क्यों निभाते हो? अगर ठीक है आपको वहां पे महाबोधि विहार के अंदर में रहना है तो तुम क्यों तिलक लगाने की भूमिका वहां निभाते हो? तुम क्यों वहां पे नारियल तोड़ने की भूमिका निभाते हो? हमारा मानवतावादी धर्म है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का धर्म है। ना हम बुद्ध से कुछ मांगते हैं, ना बुद्ध हमें कुछ देते हैं। ये करुणाशील और मध्यम मार्ग की बात है कि हम लोगों को उन रास्तों पे चल के इस देश में कुछ क्रांति करनी है। पर लग गए तुम कि बुद्ध को भगवान बना दो और उनसे अपेक्षा करने के लिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को दिमाग से कमजोर बना दो। ये भूमिका उनकी है, उनको पता है जल जमीन जंगल उनके नाम पे रहेंगे तो ये इतना बड़ा जो समाज है ये वैसी मानसिक गुलाम रहेगा। तुम्हारे पास में ना तुम्हारे महाराष्ट्र में जमीनें हैं, ना तुम्हारे पास महाबोधि महाविहार है। जमीनों का आकर्षण क्या है ये समझना पड़ेगा कि जैसे दीक्षा भूमि पूरे भारत में धम्मचक्र को घुमाती है, महाबोधि महाविहार भी तुम्हारे यहाँ के बुद्धिज्म को मजबूत करने की भूमिका रखता है। तुम्हारे चरणों के केंद्र ये हर जगह पे होने चाहिए, ये तुमको भूमिका निभानी पड़ेगी कि दीक्षा भूमि से एक आवाज निकले
निकले तो महाबोधि महाविहार से भी वो आवाज निकले, ये आवाज तमिलनाडु से भी निकले। ये इंटीग्रेशन हमको बनाना पड़ेगा। छोटे मोटे चीजों से हम लोग बहुत बड़ी क्रांति नहीं लाने वाले। हमें ये संघर्ष को 365 दिन जीवित रखना है। आने वाले दिनों में जो भी आंदोलन हम लोग करें, सरकार के विरुद्ध में जाके महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए काम करें, तो हमें संवैधानिक मार्ग अपनाना है। अगर एक भी जगह हिंसा होगी तो तुम लोगों के ऊपर में ये मनुवादी व्यवस्था 10 मिनट नहीं लगाएंगे और तुमके ऊपर कार्रवाई करने की शुरुआत करेंगे। पर हमारे अंदर की ऊर्जा को जेलों में बंद करके क्या क्रांति आएगी? जो ऊर्जा रस्तों पे रह के लोगों के अंदर चेतना ला सकती है, वो क्रांति को जेलों में बंद होके बर्बाद मत करो। वो क्रांति को रस्तों पे लाके लोगों के घर घर लाके पहुंचाने का काम करो और महाबोधि महाविहार को मुक्त करने का काम करो। हम अपने भिक्षु संघ के मार्गदर्शन में काम करते रहेंगे। बिहार सरकार को भी हमारा कहना है कि भले ही हम लोग महाराष्ट्र के हैं, पर बिहार सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आने वाले जब भी इलेक्शन आए और तुम लोग तब अपनी भूमिका लेते हो कि हम महाबोधि महाविहार के लिए विधायक लाएंगे, वो विधायक तुम अभी एक स्पेशल सेशन लेके उसे पारित करो। वहां पे कमेटी के पूरे 9 लोगों के, बुद्धिस्ट लोगों की वहां पे अपॉइंटमेंट करो और साथ ही जो आपका वो क्लॉज है जिसमें आप कहते हो कि कलेक्टर चेयरमैन रहेगा, तो उसको भी हम निरस्त करने की बात करते हैं। बुद्धिस्ट समाज का ही आदमी वहां चेयरमैन रहेगा, वहां अध्यक्ष रहेगा, क्योंकि उसी से हम लोग अपने भूमिका को देश भर में फैला पाएंगे। हम कमजोर लोग नहीं है, हम ताकतवर लोग हैं और ताकतवर भी उस तरीके से है कि हम लोग अपने अधिकारों को लोगों के बीच में मानवतावाद के रूप में लेके जाना चाहते हैं। मैं यही आशा करता हूं कि हम सभी लोग सिर्फ एक मुख्य दर्शक ना बनते हुए अपनी भूमिका अपने हाथों में एक क्रांति की मशाल लेते हुए महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की संकल्प लेंगे। आने वाले समय में 14 अप्रैल बहुत धूमधाम से हम लोग मनाने की बात कर रहे हैं और उस 14 अप्रैल के समय भी अपने बिहारों से जो तुम झांकियां निकालोगे, जो अपने इलाकों में कार्यक्रम करोगे, महाबोधि महाविहार की वहां पे प्रतिकृति जरूर रखो कि तुम्हारे 14 अप्रैल में जो लोग, जो गर्दी यहाँ पे आती है, उन बच्चों के भी मन में प्रेरणा जाए कि हमारा समाज, हमारा युवा, हमारा बुजुर्ग एक साथ मिलकर आवाज देगा और महाबोधि महाविहार को मुक्त करके रहेगा। यही आशा करता हूँ, यही संकल्प आपसे लेता हूँ कि आप लोग सब एक साथ रहेंगे और अपने अंदर की करुणा को सबसे पहले जगाएंगे, क्योंकि जब तक आप करुणामय नहीं रहेंगे, आप कोई भी बिहार को मुक्त नहीं करवा पाएंगे, कोई भी जगह को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संवैधानिक बनो, क्रांतिशील रहो और बाबा साहब के गौतम बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। यही आपसे आशा करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ और एक आपसे जोरदार घोषणा दूंगा कि महाबोधि महाविहार